जल्दी मिलेंगे। चलिए क्लास भाई, अब देखो अरे भाई, शुरू के 10-15 मिनट मिल जाते हैं आप लोगों को बात करने के लिए। अब आप लोग बिल्कुल चुप रहेंगे और नया चैप्टर मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ आज। सो उसको करते हैं। कुल मिला के 3 चैप्टर्स बचे हैं, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर एंड वेव ऑप्टिक्स। फिर हम लोग क्या स्टार्ट कर देंगे अपनी रिवीजन, ठीक है। सो 3 चैप्टर्स बचे हैं, जिसमें से ये वाला चैप्टर बहुत छोटा है, अगला भी बहुत छोटा ही है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मतलब मेरे को लगता है विद इन मंथ सब कुछ हो जाएगा। सो लिखिए न्यूक्लियाई, और बड़ा आसान है वो चैप्टर। चलिए सो गाइज, न्यूक्लियाई आप लोग जानते हो, अब तुम एटम पढ़ चुके हो, तो एटम पढ़ने के बाद अब एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके बारे में थोड़ा जानना है। और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, मतलब मजा आएगा चैप्टर पढ़ने में आप लोगों को। अब आप लोगों को एक बात पता है क्लास, पहली बात तो तुम्हें न्यूक्लियस की बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि एटम की, कि तुम्हें पता हो कि एक एटम के अंदर यहां जो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और बाहर इसमें बोलो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। पूरे एटम के अंदर ये 3 पार्टिकल्स होते हैं जो हमें मेन याद रखने होते हैं। अगर किसी भी एलिमेंट का डिनोशन अगर ऐसे कर रहे हैं Z और A से, तो ये जो Z होता है बच्चों, जिसको तुम लोग एटॉमिक नंबर बुलाते हो, ये हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। भाई रुक जाओ, नितिन है। A होता है मास नंबर, और मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब नीचे बताया जाता है एलिमेंट के लिए कितने प्रोटॉन्स है, ऊपर बताया जाता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने। तो ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को अगर माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन्स की संख्या आपको पता लग जाएगी। क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं हुआ क्लियर? कुछ कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो बता ही नहीं रहे। तो ये बड़ा स्वाभाविक है कि किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने बोलो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। खुशी, क्लास इधर चल रही है। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने बोलो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि अभी एक बात बताओ, मैं तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। मेरे पास है सोडियम 1123, आप लोग बताओ कि इसके पास क्या क्या है। इसके पास 11 प्रोटॉन है, 23 का नंबर का मतलब हो गया 23 में से 11 घटा दो, 12 न्यूट्रॉन्स है, टोटल सम 23 हो जाएगा इन दोनों का ऊपर का मास नंबर। और 11 बोलो इसके पास क्या है, बोलो इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे मर्जी लगे 2-8 एक करके, लेकिन 11 इलेक्ट्रॉन्स है। तनिष, विकास इधर भाई, शुरुआत ही चैप्टर में ढीले मत पड़ा करो, शुरुआत ही अच्छी होनी चाहिए। शुरुआत अच्छी होती है वो चैप्टर बढ़िया लगता है। सो गाइस, ये मैं आपसे भी सिर्फ वो बातें कर रहा हूँ जो एक 9-10 के बच्चे को भी पता होनी चाहिए थी, कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या कैसी होती है वो आपको मैंने बता दी किस तरीके से पता लगती है। फिर एक बात और याद रखिएगा कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो नियरली मास ऑफ न्यूट्रॉन के ही क्या होता है, बराबर होता है। दोनों का मास लगभग क्या होता है, बोलो बराबर होता है। और इन दोनों का मास लगभग 1837 गुना ज्यादा होता है, बोलो किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात भी याद रख लीजिए भाई अच्छे से। दोबारा बताइए तो मैं क्या बोल रहा हूं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है दोनों का लगभग सेम होता है, और इन दोनों का ही जो मास होता है वो लगभग 2000 गुना भी बोल सकते हैं, 1837 गुना बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा भारी होता है। मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन बहुत भारी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कंपैरेटिवली बहुत हल्के होते हैं इसके मुकाबले। क्लियर होता है कि नहीं होता है वाली बात, समझ में आती है? अच्छा, नहीं तो आता होगा। अब सुनो एक बात हो, क्या कर रहे हो, देखो ये वाली बात पता है। दूसरी बात क्या है कि जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास होता है, सर बता इनका मास भी बता दो कितना है। तो लगभग इन दोनों का मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर कितना, -27 kg। थोड़ा बहुत माइनर सा फर्क होता है डेसिमल्स के अंदर, अदरवाइज दोनों के मासेस बिल्कुल सेम होते हैं। 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। दिस वैल्यू इन kg बड़ी छोटी है भाई, देख लो आप, 10 की पावर -27 है, यानी 0.00000 करके बहुत सारी जीरो लगेंगी तब जाके वो कुछ केजीज में आएगा। क्लियर है कि नहीं? ऐसे जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर कितना, बोलो -31 kg। क्लियरली दिखना चाहिए यार। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास देखो लगभग इससे कितने गुना ज्यादा भारी, देख रहे हो? अरे 10 की पावर 4 तो वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अरे नहीं आ रहा समझ में, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोगों को यहाँ से अगर देखोगे तो। सो कहीं ना कहीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा भारी होते हैं। ये वाली बात भी क्लियर होती है कि नहीं होती है? नहीं आ रही बात समझ में? तो यहाँ तक में कोई डाउट है तो जल्दी से मुझे बताओ, आगे बढ़ सकता हूँ इसमें। अब मैं तुम लोगों को एक बात और बता देता हूँ जो बहुत बेसिक बात है, जो पहले की पता होनी चाहिए, वो बातें कर रहा हूँ मैं। आपको पता है जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आप लोग बोलते थे 1U, बोलते थे हाइड्रोजन का, लगभग अप्रोक्सीमेशन में बात कर ले तो हम आप लोगों से। तो हाइड्रोजन का सबने डिनोट ऐसे करता, हाइड्रोजन को 1-1। इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता था
और ऊपर भी एक ही नंबर है, इसका मतलब कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 0। ये बातें जाननी बहुत ज़रूरी है बच्चों। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों को 10th 11th तक का एटम्स के बारे में ये बेसिक चीज़ें सारा इन्फॉर्मेशन हो, तो हम चैप्टर शुरू करेंगे तो बढ़िया रहेगा। सो हाइड्रोजन के पास आपको पता है कि एक प्रोटॉन होगा, 0 न्यूट्रॉन होंगे, क्योंकि ऊपर का नंबर भी एक है, और एक बोलो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर मैं एटम के मास के अंदर इलेक्ट्रॉन को मास को छोड़ भी दूं तो कोई खास फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि प्रोटॉन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के मुकाबले कितना ज्यादा भारी है? 1837 गुना ज्यादा भारी है। मतलब कि अगर आप मान लो, सपोज होता नहीं है ऐसा, लेकिन मान लेते हैं कि अगर ये 1 ग्राम का है तो ये कितने ग्राम का? 1837 ग्राम का। मतलब टोटल मास 1838 है और न्यूक्लियस का मास 1837 है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि पूरे एटम का लगभग सारा मास कहां पर होता है? उसके न्यूक्लियस पे, उसके सेंटर पर होता है। मींस अगर एक एटम के मास में इलेक्ट्रॉन के मास को छोड़ भी दिया जाए, क्योंकि इतना छोटा होता है कि नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो भी हमारे एटम के मास पे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। तो आप लोगों की वाली बात समझ में आती है? अब मेरी बात को समझिएगा। हाइड्रोजन की सिचुएशन ये होती है, हीलियम की सिचुएशन ये होती है 2-4। 2-4 का मतलब होता है 2 प्रोटॉन होंगे, 2 न्यूट्रॉन होंगे और बाकी बाहर इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन की टेंशन छोड़ दीजिए फिलहाल। लिथियम की बात करें बच्चों तो 3-7, बोलो कितना? 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन, और बच्चों ऐसे करके बंद कर देंगे इसको। कार्बन की बात करेंगे तो 6-12, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, और ऐसे करके इसको बंद कर देंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैं बात डायरेक्ट करूंगा अभी फिलहाल वो 10th 11th क्लास वाली मोल कॉन्सेप्ट की तरह बिल्कुल बेसिक से नहीं उठाएंगे इस चीज़ को। मान के चलते हैं आपको इतनी चीज़ें आनी चाहिए। तो क्या होता है, हाइड्रोजन के मास को बच्चों आप लोगों ने 1U बुलाया, इसके मास को आप लोगों ने 4U बुलाया, इसके मास को आप लोगों ने 7U बुलाया, और इसके मास को आप लोगों ने 12U। अब थोड़ा सा आइडिया लगा लीजिए यू क्या होता है। कि 1U जो है ना, एक्चुअली में एक न्यूक्लियन का मास है। ढंग से सुनिएगा, न्यूक्लियंस किन्हें कहते हैं? मैं न्यूक्लियन शब्द का बड़ा इस्तेमाल करूंगा इस चैप्टर के अंदर, तो सुन लीजिए, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली नेम्ड एज न्यूक्लियंस। मतलब कि एक बात समझिए, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको प्रोटॉन्स बुलाते हैं, जिन पे कोई चार्ज नहीं होता उनको बोलो क्या बुलाते हैं? न्यूट्रॉन्स बुलाते हैं। लेकिन दोनों को साथ में बुलाना तो बोलते हैं न्यूक्लियंस है। न्यूक्लियंस क्यों? क्योंकि ये वो पार्टिकल्स है जिनसे न्यूक्लियस बना हुआ है, तो इनका एक नाम रख दिया, बोलो क्या? न्यूक्लियंस। ढंग से सुनते चलिएगा, न्यूक्लियंस नाम रख दिया। तो इसमें कितना न्यूक्लियन है? बोलो 1। इसमें कितने न्यूक्लियन है? 4। इसमें कितने न्यूक्लियन है? ढंग से समझे ना, इसमें कितने न्यूक्लियन है? 12 न्यूक्लियंस है। और क्या आपको पता है कि 12 के 12 का मास एक जैसा है? भले 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है। मैंने बोला ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास कैसा होता है? बोलो। ऐसा भी एज्यूम कर सकते हो जैसे कि एक बैग है, उसमें 12 टमाटर है, ये एक बैग है, इसमें 7 टमाटर है, एक जैसे मास के। एक जैसे मास के बोल रहा हूं क्योंकि प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, मास तो बोलो क्या होता है? सेम। भाई ध्यान सुनना है, यहां वाले बैग के अंदर 4 टमाटर मान लो, चारों का मास बोलो क्या? सेम। भले ही 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, लेकिन मैंने बोला प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? बोलो सेम। इसमें बोलो क्या है? एक ही है। तो आप बोल सकते हो कि इन सभी के अंदर जो न्यूक्लियस है वो एक ही तरह के पार्टिकल से बना है, एक ही तरह के पार्टिकल से बना है, चाहे वो प्रोटॉन बोलो चाहे न्यूट्रॉन बोलो, मास की टर्म्स में दोनों बोलो क्या होते हैं? सेम होते हैं। और जो ये 1U होता है ना, ये कुछ नहीं होता, ये एक न्यूक्लियन का मास होता है। 1U क्या होता है? बोलो एक न्यूक्लियन का मास, यानी एक प्रोटॉन का मास बोलो या एक न्यूट्रॉन का मास बोलो, यानी इतने को बुलाते हैं 1U। इतनी वैल्यू को बोलो क्या बुलाते हैं? 1U। कुछ नहीं होता 1U, बस इतनी वैल्यू को हम लोग बोलो क्या बुलाते हैं? 1U बुलाते हैं। इतनी वैल्यू को बोलो हम लोग क्या बुलाते हैं? 1U। समझने की कोशिश करना। और ये 1U कुछ नहीं है, इट इज द मास ऑफ 1 प्रोटॉन बोल दो, या क्या बोल दो? मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन बोल दो, या कलेक्टिवली एक ही नाम बोल दो, क्या बोलो? मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारी जितनी भी न्यूक्लियस है, इंपॉर्टेंट लाइन आने वाली है, जितने भी न्यूक्लियस है जिस पार्टिकल से बने उनको मैंने न्यूक्लियन बोल दिया। क्या बोल दिया? बोलो न्यूक्लियन। और एक न्यूक्लियन का मास जो होता है उसको क्या बोला मैंने? 1U। क्या बोला? बोला 1U। और कोई बोले कि 1U क्या होता है? भाई यू तो मुझे नहीं पता, तो बोलेंगे केजी में बता देते हैं। 1U का मतलब कितना होता है? बोलो 1.67 इंटू 10 टू द पावर कितना? -27 kg। जिसके पार्टिकल, जिसके न्यूक्लियस में 4 पार्टिकल्स है, 4 न्यूक्लियस, उसका मास कितना हो जाएगा? बोलो। जैसे इसके पास एक पार्टिकल है, वैसे इसके पास कितने पार्टिकल है? 4। अरे जैसे इसके न्यूक्लियस में एक पार्टिकल है, वैसे ही पार्टिकल इसके पास कितने? बोलो। वैसे ही क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जितना एक प्रोटॉन का मास होगा उतने ही सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबका मास एक जैसा ही होता है, आपको पता है। तो जैसे इसके पास एक पार्टिकल है, वैसे इसके पास कितने पार्टिकल है? 4। तो जितना मास इसका होगा इससे 4 गुना मास इसका होगा, तो इसका अगर 1U है तो इसका बोलो कितना होगा? 4U। इसके पास ऐसे कितने पार्टिकल है? 7, तो इसका मास कितना? 7U। इसके पास कितने पार्टिकल है? 12, तो इसका मास कितना? बोलो 12U। लेकिन कोई पूछे कि 12U क्या होता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तो कहेंगे 12U का मतलब क्या होता है? 12 गुना में। अगर तुम 1U जानना चाहते हो तो वो 1U इतना होगा। अब तुम केजी में तो समझ ही जाओगे ना कि केजी में क्या होता है, केजी में तो निकाल ही सकते हैं। अरे यार 0.00 करके कुछ केजी में आ जाएगा, बोलेंगे केजी इतना केजी। समझे नहीं मेरी बात को? लेकिन मैंने क्या बताया, ये 11th क्लास के मोल कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बहुत अच्छे से कराया गया होगा। अब मैं वो नहीं करवाना चाह रहा कि तुम्हें मैं कार्बन लूँ फिर उसको 12 से उसके मास को डिवाइड करूँ और फिर मैं बोलूँ, तो वो चीज़ आपके लेवल पे ना आनी है
और अब तक जिन बच्चों को पढ़ना था उन्होंने कर भी लिया होगा, नहीं पढ़ना था वो उनको भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 11th क्लास में बहुत तसल्ली से 1 घंटा क्लास देख के करवाता है टीचर कि भैया एटॉमिक मासेस कैसे बने हुए हैं। लेकिन फिलहाल जितना आना चाहिए मैं उतना आपसे बात करूंगा, चिंता मत करो, उतनी बेसिक वाली बात मैं करूंगा, उसके बाद शुरू करूंगा इस चैप्टर की चीज़ें। दोबारा से रिकॉल करते हैं, 2 मिनट की चीज़ें फिर से रिकॉल कराता हूँ। मैंने क्या बोला, जब न्यूक्लियर चैप्टर स्टार्ट करने तो पहले एटम समझना पड़ेगा, और एटम के अंदर क्या क्या होते हैं, 3 पार्टिकल्स होते हैं, बोलो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। लेकिन मास की टर्म्स में अगर बात करोगे तो प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है। और कितना होता है वैसे, इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना ज़्यादा होता है, और वैल्यूज में बात करोगे तो इनका मास इतना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है। तो ये डाटा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक बात और समझ जानी कि हर एलिमेंट के अंदर जब ये डिनोट करते हैं इसको ऐसे जेड और ए करके, तो नीचे वाला नंबर बताता है कितने प्रोटॉन और ऊपर वाला नंबर बताता है कितने प्रोटॉन और जमा न्यूट्रॉन मिला के है। सही बात है कि नहीं? तो आपको पता लग जाएगा जैसे किसी एलिमेंट को डिनोट करेगा कि उसमें कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है। फिर मैंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन इतना हल्का है प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, तो अगर इलेक्ट्रॉन के मास को मैं ना भी लूँ तो भी मेरे जो एटम का मास है वो कंसिडरेबल है। मतलब इलेक्ट्रॉन के मास को भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मुझे बताओ हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितना न्यूक्लियन होता है? सब बच्चे, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितना न्यूक्लियन होता है? 1। और 1 न्यूक्लियन का मास कितना होता है बताओ जरा? 1U। क्योंकि 1U क्या होता है भाई? तो 1U सर इतना होता है, बस खत्म कर। हीलियम के न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियन से बोलो? 4। जैसा हाइड्रोजन में 1 पार्टिकल है, खुशी इधर, जैसा हाइड्रोजन में 1 पार्टिकल है वैसे ही यहाँ पर कितने पार्टिकल है? 4। कुछ बार बार कहते हैं सर 4 कैसे हैं, 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, सर अलग अलग नहीं है क्या? मैं कह रहा हूं चारों का मास एक जैसा है कि नहीं? बताओ जरा। अरे मास वाइज तो चारों का मास क्या है बोलो? एक जैसा। अगर एक का 1U है तो इस प्रोटॉन का भी 1U, दूसरे प्रोटॉन का भी 1U, न्यूट्रॉन का भी 1U, दूसरे न्यूट्रॉन का भी 1U, तो टोटल मास कितना हो गया बोलो? 4U। समझ नहीं आ रहा। लिथियम का मास 7 पार्टिकल है 7U, कार्बन का मास 12 पार्टिकल है 12U। को बोलेगी एग्जैक्ट U क्या मतलब क्या है, तो 12U मतलब कि 12 इंटू में ये वाली वैल्यू। नहीं आ रही बात समझ में? नहीं आई, सबको आ गई है। अरे क्या हो गया, क्लियर है? सन्नाटा कुछ आ गया? इतनी मेरे को शांति की तुमसे उम्मीद नहीं रहती है। तो मुझे ये बताओ जरा क्लास, ए पंखा तेज करूं? शोर मत करना। देखो जैसे बिल्कुल चुपचाप बैठे हो ना, ऐसे रहोगे तो मैं पंखे तेज कर देता हूँ। मुझे पता है पंखे थोड़े से कम स्पीड पे, इससे तुम लोग ज़्यादा हल्ला कर नहीं पा रहे हो, लेकिन अब तुम्हें मौका मिलेगा। ये तो मौका ढूंढता है। क्लियर? क्लियर? चलो अब शुरू करते हैं, असली मुद्दा शुरू करते हैं। चलो आ जाओ भाई, असली चीज शुरू करते हैं। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, भाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इस पूरे चैप्टर में 3 टॉपिक हैं बस, सिर्फ 3 टॉपिक। एक टॉपिक तो आज ही पूरा हो जाएगा और 2 टॉपिक नेक्स्ट में खत्म हो जाएगा, चैप्टर नेक्स्ट में खत्म हो जाएगा ये। अब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस सुनो क्या होता है, मतलब किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस। एक बात बताओ, कोई भी एटम है, कोई भी एटम है तो पक्का, कोई भी एटम है तो पक्का उसका कुछ ना कुछ न्यूक्लियस भी होगा। और जो ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर क्या पैक्ड है, सब बच्चे बताओ, जो ये न्यूक्लियस है जिसमें क्या पैक्ड है बोलो? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मेरे पास अगर मान लीजिए कि 4-5 बॉल्स हैं, तो 4-5 बॉल्स अगर मेरे पास है तो मैं उसको ऐसे पकड़ के बैठा तो कुछ ना कुछ तो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ही रहा होगा। अरे यार न्यूक्लियस कुछ ना कुछ वॉल्यूम में होगा, मतलब इसका कुछ ना कुछ बोलो क्या होगा? रेडियस होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ये क्रेजी बॉल है, अब अगर मैं ऐसी 5-6 बॉल्स को लूँ तो अगर मैं 5-6 बॉल्स लूँगा तो वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगी, लेकिन मैं 50 बॉल्स लूँगा तो वो, और 100 लूँगा तो सभी एटम्स का न्यूक्लियस का साइज क्या एक जैसा होता होगा या अलग अलग होता होगा? किसी के न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन है तो कम जगह ले रहा है, किसी के न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन है, मतलब 7 न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चे कहेंगे सर 7 प्रोटॉन क्यों बोल रहे हो? अरे भैया प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के टोटल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, 7 हो सकते हैं। तो 7 पार्टिकल किसी के न्यूक्लियस में तो ज्यादा स्पेस देगा, 12 है तो और ज्यादा वॉल्यूम लेगा, 100 भी हो सकते हैं, 238 तक भी जाता है। यूरेनियम का 238 होता है, यूरेनियम का न्यूक्लियस का 238 होता है। इसका मतलब उसके न्यूक्लियस में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 200। तो उसके न्यूक्लियस का रेडियस भी सबसे बड़ा होता होगा। तो हर एक एटम के न्यूक्लियस का अपना एक वॉल्यूम होता होगा स्फेरिकल टाइप का, और वो वॉल्यूम कुछ ना कुछ तो है, तो उसका बोलो क्या होगा? रेडियस भी होगा। तो मैं उसका फॉर्मूला तुम्हें सिखाने जा रहा हूं कि किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस कैसे निकालेंगे। बड़ा ही स्मार्ट तरीका है, ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही आपको बढ़िया लगेगा इसको करने में। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ जरा कि क्या निकालने जा रहा हूं, वो पता लग गया कि न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है। न्यूक्लियस का, डोंट बी कंफ्यूज विद द रेडियस ऑफ द एटम। एटम के रेडियस हमने ऑर्बिट्स के रेडियस निकाले थे विद द फॉर्मूला 52.9 n²/z, वो नहीं निकालने जा रहा हूं। मैं निकालने जा रहा हूं न्यूक्लियस का रेडियस। किसका बोलो? हर एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन बैठे हुए हैं,
मैं उसका रेडियस निकालने जा रहा हूं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब कैसे निकालूंगा सब बच्चे बोर्ड पर देखना भाई। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान सुनिएगा। आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक बात लिखूं कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस बराबर होगी उसका मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन में बोलो क्या, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि वॉल्यूम से ही रेडियस निकलने के चांसेस हैं। और क्लास मुझे एक बात बताओ, सभी एटम्स के न्यूक्लियस के, जो सवाल पूछते चलो मुझे जवाब देते चलना, क्या सभी एटम्स के न्यूक्लियस के मासेस एक जैसे होंगे? अलग अलग होंगे। क्यों अलग अलग होंगे बताओ? क्योंकि सबके पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। किसी के पास 1 पार्टिकल है न्यूक्लियस में, किसी के पास 4 पार्टिकल है, किसी के पास 7 है, किसी के पास 12। अभी सिखा रहा हूं आप लोगों को ये चीज। अच्छा, क्या सबका वॉल्यूम एक जैसा होगा? सबके वॉल्यूम भी अलग होंगे। क्या सबकी डेंसिटी एक जैसी होगी? डेंसिटी किस बात पर डिपेंड करती है? वैसे बताओ डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी बताती है कि हाउ क्लोजली द पार्टिकल्स आर पैक्ड। यही क्या होती है बोलो? डेंसिटी। अब आप लोग एक छोटी सी बात को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि मान लो मैं एक छोटे गिलास में पानी लूँ, एक थोड़े बड़े गिलास में लूँ, फिर मैं एक बाल्टी में लूँ, फिर मैं एक टब में पानी लूँ। आप मुझे बताइए सब में पानी का मास अलग अलग हो सकता है, वॉल्यूम अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्या पानी की डेंसिटी अलग होगी? पानी की डेंसिटी का मतलब क्या है? मास ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ। अरे फिर वो चाहे ग्लास में हो, चाहे वो किसी टब में हो, चाहे वो किसी बाल्टी में हो, चाहे किसी बहुत बड़ी चीज में भरा हुआ हो, जो 1 यूनिट वॉल्यूम के पानी का जो 1 यूनिट वॉल्यूम का मास होता है वो तो हमेशा क्या रहेगा बोलो? सेम रहेगा ना। समझे नहीं मेरी बात को? आशीष, मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक गिलास में पानी है, मेरे पास फिर एक बाल्टी में पानी है, फिर मेरे टब में पानी है, सभी में मासेस पानी का अलग अलग हो जाएगा। मैं मना नहीं कर रहा, मास अलग अलग होगा, वॉल्यूम भी अलग अलग होगा, लेकिन डेंसिटी अलग अलग नहीं होगी। डेंसिटी बोलो क्या होगी? क्योंकि डेंसिटी बताती है मास ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस ना। तो पानी की 1 यूनिट वॉल्यूम का मास तो हमेशा क्या रहेगा बोलो? फिक्स रहेगा। चाहे इधर हो चाहे इधर हो, चाहे किसी भी चीज में हो, 1 यूनिट वॉल्यूम का तो मास क्या रहेगा बोलो? सेम। हाँ, वॉल्यूम ज्यादा है तो भैया टोटल मास भी क्या हो जाएगा बोलो? ज्यादा हो जाएगा। लेकिन 1 यूनिट वॉल्यूम का मास हमेशा क्या रहेगा बोलो? सेम। एक डैम में पानी भरा हुआ है तो भैया उसके 1 यूनिट वॉल्यूम का मास तो वही रहेगा जो मेरे घर में, अगर पानी वही सेम वाला है तो 1 यूनिट वॉल्यूम का मास तो बोलो क्या रहेगा? सेम। हाँ, उधर वॉल्यूम बहुत ज्यादा बड़ा है, इससे टोटल मास भी क्या हो जाता है बोलो? ज्यादा हो जाता है। लेकिन डेंसिटी बताती है मास ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम। अब आप मुझे एक बात बताओ, जैसे तुम्हें पानी वाली बात समझ में आ गई सब बच्चों को, तो तुम मुझे बताओ कि जितने भी एटम बने हैं वो सेम तरह के, जिनके सबके न्यूक्लियस, क्लास दोबारा, हर एटम का न्यूक्लियस बना है एक ही तरह के पार्टिकल से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बने हुए इससे। तो जब सबके अंदर का मटेरियल एक जैसा है तो सबके अंदर की डेंसिटी बोलो कैसी होगी? एक जैसी। इसका मतलब सभी एटम्स के बीच में एक चीज कॉमन होती है, बोलो क्या? डेंसिटी। क्या अलग होता है? उनके मासेस अलग होते हैं, उनके वॉल्यूम्स अलग होते हैं, बट दे हैव द सेम डेंसिटी सिंस दे आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल। सबके सब मटेरियल सेम मटेरियल से बने हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो ऑब्जेक्शन कर सकता है, अदरवाइज आगे बढ़ता हूं मैं। क्लियर है कि नहीं आशीष? अब जरा आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब सभी एटम्स की डेंसिटी बोलो क्या होती है? सेम होती है। आ जाओ भाई, मैंने अगर ये फॉर्मूला लिखा तो किसी बच्चे को कोई आपत्ति है क्या? क्लास जल्दी बोलो भाई। डेंसिटी किसी भी न्यूक्लियस की क्या होगी? उसका मास अपॉन में क्या बोलो? उसका वॉल्यूम। सो गाइस, डेंसिटी को मान लेते हैं कि सभी न्यूक्लियस की डेंसिटी बोलो क्या है? रो है। रो है। सभी न्यूक्लियस की डेंसिटी बोलो क्या है? रो। बोर्ड पे देखेंगे उसके मास क्या है न्यूक्लियस का। तो भैया अब एक बात बताओ, कैसे पता लगाऊं कि न्यूक्लियस का मास कितना है? चलो तुम इधर आ जाओ। इसके न्यूक्लियस का मास कितना है बोलो? बोलो बोलो जल्दी बोलो। 1U। इसका मतलब कैसे डिसाइड कर रहे हो? जितने अंदर पार्टिकल्स हैं, यानी जितना अंदर बोलो क्या है? A है। क्या है बोलो? A बताता है कितने प्रोटॉन जमा में बोलो क्या है? न्यूट्रॉन। विकास इधर। A क्या बताता है बोलो? कितने प्रोटॉन जमा में बोलो क्या है? न्यूट्रॉन। अगर दोनों का मिला के एक संख्या है तो 1U, 4 पार्टिकल्स है तो 4U, 7 पार्टिकल है तो 12 पार्टिकल है तो हमें पता है कि एक का मास 1U है। एक का मास बोलो कितना है? 1U। तो अगर उसके अंदर 12 पार्टिकल है तो 12U, 16 पार्टिकल 16U। तो मुझे तुम ये बताओ कि अगर मेरा कोई भी एलिमेंट है जिसका जो ऊपर का नंबर A है, ऊपर का नंबर A है, तो उसके पास न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? A। कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? और हर न्यूक्लियॉन का मास कितना होता है बोलो? 1U। क्या होता है बोलो? समझ में नहीं आ रहा है तो अगर मैं मान लूं कि स्मॉल m से डिनोट करूं मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, क्या डिनोट करूं बोलो? मास ऑफ। मैं डिनोट कर देता हूं स्मॉल m से, किसको डिनोट कर देता हूं? क्लास प्लीज बोर्ड पे। मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। अच्छे से नहीं सुना फंस जाओगे, बता रहा हूं, और ध्यान से सुन लिया, देखना आज की क्लास समझ में आ जाएगी बिल्कुल अच्छे से। सो स्मॉल m से डिनोट करा मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, जो कि कितना होता है? सब बच्चे बोलो कितना होता है? 1U। 1U मतलब कितना? 1.67 इन 10 की पावर क्या? -27 kg। सर ये क्या होता है? सर ये न्यूक्लियस में बैठे किसी भी एक पार्टिकल का मास है, चाहे प्रोटॉन बोलो चाहे न्यूट्रॉन बोलो, मास सेम होता है सर। तो मैंने स्मॉल m से डिनोट कर दिया मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन को। और मुझे बताइए किसी भी एटम में कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं? जितना उसका मास नंबर होता है, यानी A।
यानी बोलो क्या ए। तो मुझे बताओ उसका टोटल मास कितना हो गया, मास ऑफ न्यूक्लियस क्या हो गया सब बच्चे, m इंटू में बोलो क्या, समझ नहीं आ रहा सर पता नहीं कैसे m इंटू में लिख दिया। ये m क्या है बोलो, मास ऑफ वन न्यूक्लियन, और कितने न्यूक्लियन किसी भी एटम में हो सकते हैं, a जो होता है उसका ऊपर का मास नंबर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के, पल्ले नहीं पड़ा सर। तो m इंटू ए आ गया सब बच्चे। अच्छा बताओ इसका अगर रेडियस r है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। मेरे को ये r निकालना है, बताओ कैसे आएगा सब बच्चे, बताओ कैसे आएगा। आर क्यूब को इधर लिया है मैं, बोलो क्या आ गया, आर क्यूब बराबर कितना आ गया 3ma बाय में कितना आ जाएगा बोलो 4 पाई रो। अरे कोई प्रॉब्लम है क्या, अब बताओ आर कितना आएगा सब बच्चे, बताओ आर कितना आएगा 3ma बाय में 4 पाई रो की पावर बोलो कितना आ जाएगा 1/3। अरे कोई प्रॉब्लम, अरे बोलो भाई, ठीक है आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ए रुक जाओ। अब तुम मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या चीज ऐसी है जो हर न्यूक्लियस के लिए सेम रहने वाली है, वंशिका हर न्यूक्लियस के लिए सेम रहेगी सर, हर न्यूक्लियस का रेडियस तो सेम नहीं रहेगा भाई, हर न्यूक्लियस की मास नंबर भी सेम, लेकिन हर न्यूक्लियस के लिए 3 मास ऑफ वन न्यूक्लियन 4 पाई डेंसिटी सब सेम रहेगा हमेशा। क्या हर बार बदलेगा बोलो, ए बदलेगा, क्या बदलेगा बोलो, ध्यान से सुनो ना। अगर मुझे, वैसे तो मेरी बात सुन लीजिए, मुझे रेडियस का फॉर्मूला मिल चुका है, मुझे बताओ किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस निकालने क्या क्या पुट करना है, 3 मास ऑफ वन न्यूक्लियन मुझे पता है 1.67 10 की पावर -27, ए उसका मास नंबर जैसे 27 है एल्यूमिनियम का, सोडियम का 23 है, कार्बन का 12 है, वैसे ए पुट करूंगा। डेंसिटी मैं आपको बता दूंगा कि क्या होती है डेंसिटी भैया इन न्यूक्लियस की, अच्छा पानी की डेंसिटी होती है वैसे इसकी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है भाई, फिक्स डेंसिटी होती है, तो वो पुट कर देंगे आंसर निकल जाएगा। लेकिन मैं इसको थोड़ा आसान करना चाह रहा हूँ इस फॉर्मूले को, तो मैंने कहा कि हर एटम के लिए कुछ पैरामीटर्स फिक्स हैं, वो है m, वो है डेंसिटी, वो है 3 4 पाई, बस क्या बदला करेगा एटम टू एटम, ए बदला करेगा। सो मैंने कहा यार इसको अगर मैं थोड़ा ऐसे लिख लूँ 3m अपॉन में 4 पाई रो की पूरे की पावर बोलो कितनी 1/3, और ए की पावर बोलो कितनी 1/3, क्या बोला ए की पावर कितनी 1/3। सो और मैं इन सारी कांस्टेंट वैल्यूज को पुट कर दूं, जैसे कि मैं जानता हूं कि वी नो, हम जानते हैं कि भाई m जो होता है वो कितना होता है बोलो, m जो होता है वो कितना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर कितना -27 kg, और जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस होता है बच्चों, अब आप ये थोड़ी रटने वाली वैल्यू है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ये कुछ हमारी 1.7 इंटू, ये देखनी पड़ेगी, किसी एनसीईआरटी बुक है एक बार दिखाना इसकी डेंसिटी, कोई दिक्कत नहीं एक, so the density of the nuclear matter it's ओ भाई रुक जाओ 2.3 इंटू 10 टू द पावर 17, बच्चों प्लीज देखो रिदम मत इसमें खराब होने दो, खत्म होने वाला है टॉपिक। तुम मुझे बस ये बताओ, मैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस को निकालने, न्यूक्लियस का रेडियस निकालने की कोशिश करूंगा तो डेंसिटी तो सेम ही रहेगी ना, क्योंकि हर चीज बनी तो उस प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही है। तो उसने बता दिया कि जिस सब्सटेंस से, जिस सामान से, जिस मैटर से न्यूक्लियस बने हुए हैं उसका डेंसिटी बोलो कितना है 2.3 इंटू 10 की पावर 17 kg। इसका मतलब पता है क्या है, अगर आप थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, ये बहुत बड़ा नंबर है, तुम अगर सोचोगे ना तो इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब कि न्यूक्लियस बहुत ज्यादा क्लोजली, बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड करे हुए हैं। ये कह रहा है कि अगर सिर्फ 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में न्यूक्लियस का सामान रख दिया जाए, मतलब न्यूक्लियस तो बहुत, एटम तो बहुत छोटा होता है, न्यूक्लियस भी बहुत छोटा होता है, लेकिन कह रहे हैं कि अगर उसको 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में रख दिया जाए तो उसका वजन कितना हो जाएगा 10 की पावर 17 किलो, 10 की पावर, अरे यार जैसे कि तुम नहीं समझ नहीं पाते तुम लोग। अभी मुझे बताओ डेंसिटी ऑफ वाटर, क्लास सुनना, डेंसिटी ऑफ वाटर बोलो कितना होता है 1000 kg, थोड़ा बाहर आ जाओ टॉपिक से, 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसका क्या मतलब होता है बोलो, ऐसे क्या मतलब होता है कि अगर पानी को हम 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में रखेंगे तो उसका मास कितना होगा बोलो 1000 की, 2 मीटर क्यूब में 2000, 3 मीटर क्यूब में 3000 हो जाएगा। अब 1 मीटर क्यूब कितना होता है वो भी सुन लो, थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। 1 मीटर ऐसे लेंथ लो, 1 मीटर ऐसे ब्रेथ लो, 1 मीटर ऐसे हाइट लो, एक डब्बा बना लो, बन गया डब्बा। अरे लेंथ, ब्रेथ, हाइट, टंकी बन गई। अब इस टंकी के अंदर पानी भर दो, उसका वजन 1000 किलो होगा। उसका वजन कितना होगा? तो वैसे ये बता रहे हैं कि अगर इधर न्यूक्लियस जिन पार्टिकल से बना हुआ है, न्यूक्लियस जिस सामान से बना हुआ है, वो सामान अगर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में रख दिया जाए तो वजन 1000 किलो नहीं 10 की पावर,
तो सोचो कि कितना टाइटली भर भर के उसको रखा जाता है कि इतने से वॉल्यूम में उसका मास इतना बड़ा मिल गया। समझे नहीं ना, समझे नहीं। डेंसिटी इसी बात का अंदाजा देती है कि पार्टिकल्स कितने क्लोजली पैक्ड हैं, कितने क्लोजली पैक्ड हैं। अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर की डेंसिटी तो भैया आएगी 1 kg पर मीटर क्यूब के आसपास, उससे भी बहुत कम आती है मान लीजिए। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करेगी। डेंसिटी आपको बताती है कि जब वो 1 मीटर क्यूब में कोई चीज ऑक्यूपाई होगी तो वो कितना मास रखेगी। तो इसका मास जरा देख रहे हो आप लोग, मतलब कि अगर कभी सोच लो न्यूक्लियस, इतने न्यूक्लियस के अंदर का जो सामान है अगर वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो इतना मास है, इतना मास रखता है अपने साथ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे नहीं आया समझ में? पल्ले नहीं पड़ रहा कुछ भी सर, बिल्कुल बाउंसर जा रहा सर के ऊपर से, नहीं आ रहा। दोबारा से एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर क्या है बच्चों, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी बोलो क्या होगी कनिष्का, किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होगी, उसका मास अपॉन में क्या उसका वॉल्यूम। और न्यूक्लियस की डेंसिटी को मैंने मान लीजिए रो से डिनोट कर दिया, तो किसी भी न्यूक्लियस का मास कितना होगा सब बच्चे बताओ, क्योंकि मास डिपेंड करता है कितने न्यूक्लियॉन्स है। न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं बोलो ए, हर न्यूक्लियन का मास कितना बोलो स्मॉल m, तो मैंने बोला टोटल मास कितना हो जाएगा बोलो m × a। वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 πr³। r³ को इधर लिया है, बाकी सारे सामान को इधर लिया है। r को मैंने बोला पावर 1/3, मैंने कहा सारी कांस्टेंट जो वैल्यूज हैं उनकी पावर 1/3 एक साथ कर दी, a की पावर 1/3 अलग कर दी मैंने। उसके बाद मैंने क्या पाया, इन कांस्टेंट वैल्यूज को पुट करिए, बोलो r कितना आएगा सब बताओ, r कितना आएगा, r आएगा 3, m की वैल्यू को मैंने रख दिया 1.67 × 10 की पावर -27। a बच्चों मैंने बाहर कर ही दिया, ध्यान रखिए ये इसमें पुट करा है 4, पाई की वैल्यू 3.14 इनटू में डेंसिटी की वैल्यू है 2.3 × 10 की पावर कितना बोलो 17, और इस पूरे की पावर बोलो कितनी 1/3, और a की पावर कितनी बोलो। अब ये तो एक मैथमेटिक्स है ना भाई, इस मैथमेटिक्स को जब पूरा सॉल्व करा गया तो निकल के आया आंसर 1.2 × 10⁻⁻⁻, कितना -15 a की पावर 1/3 मीटर्स। क्या है बोलो, ध्यान से सुन लो। ये जो पूरा कैलकुलेशन था वो क्या आया, दोबारा सुनो, पूरा जो कैलकुलेशन था वो क्या आया 1.2 × 10⁻⁻15, और ये वाली वैल्यू बोलो ये तुम्हारा बोलो क्या है a की पावर 1/3। इसका मतलब किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस मैंने कैसे डिनोट कर दिया, इस वैल्यू को मैंने r0 बोल दिया, इस वैल्यू को मैंने क्या बोल दिया बोलो r0, और ये मैंने r0 से लिख दिया r0 a की पावर कितनी बोलो 1/3। जब तक मैं तुम्हें अप्लाई नहीं करवाऊंगा ना तब तक तुम्हें समझ ही नहीं आएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं अप्लाई करवा के दिखाता हूं। ये फॉर्मूला बन गया किस चीज का सब बच्चे बोलो, ये फॉर्मूला बन गया बोलो किसका, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस का अगर मुझे रेडियस निकालना है तो बोलो क्या फॉर्मूला लगाओगे सब बच्चे, किसी भी एटम के न्यूक्लियस का रेडियस निकालोगे क्या फॉर्मूला लगाओगे, r0 a की पावर क्या 1/3, वेयर r0 इज ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 1.2 × 10⁻⁻15। रुक जाओ भाई रुक जाओ, इधर देख ले, r0 की वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, और a आपको पता है बच्चों मास नंबर है, इसकी पावर 1/3 कर देंगे। अब जरा ध्यान से देखो क्या करेंगे, जैसे कि मान लो यहां पर मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज करके दिखाता हूं, जैसे कि मान लो फॉर हाइड्रोजन, फॉर न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, सब बच्चे न्यूक्लियस ऑफ, अब तुम सब बच्चे मुझे बताओ हाइड्रोजन कैसा होता है, हाइड्रोजन तो ऐसा होता है 1 1। अब तुम सब बच्चे मुझे बताओ जरा इसका हाइड्रोजन का a बोलो कितना होता है 1, हाइड्रोजन का a बोलो कितना होता है 1, तो मुझे बताओ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, तो बोलेंगे r0 1 की पावर 1/3, और 1 की पावर तो कुछ भी हो सर 1 ही आएगा, सो आंसर आ गया r0 की वैल्यू कितनी 1.2 × 10⁻⁻ कितना बोलो -15 मीटर। इसका मतलब समझ जाओ हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। अब बहुत छोटा वैल्यू है भैया, समझे नहीं मेरी बात को, इतना छोटा रेडियस होता है किसका बोलो, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का, किसका बोलो। और चाहो तो तुम इसको और क्या लिख सकते हो, सुन लो, न्यूक्लियस ऑफ द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर एज 1.2 फर्मीज। फर्मीज का मतलब क्या होता है बोलो 10 की पावर -15 मीटर्स को हम लोग बोलते हैं एक फर्मी। तो हमारा जो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है उसका जो रेडियस होता है वो कितना होता है बोलो 1.2 फर्मी का 1 लेकिन रुक जाइए, अभी एक और दिखाता हूं मैं आप लोगों को करके। मान लीजिए कि तुमने बोला रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ बेरिलियम, चलो बेरिलियम 4-8, रुक जाओ भाई, बेरिलियम 4-8, मुझे बताओ बेरिलियम तो इससे बड़ा होता है, उसका तो मास नंबर 8 है, अरे उसका मास नंबर कितना है बोलो 8 है, तो उसके न्यूक्लियस का रेडियस बोलो कितना आएगा r0 a की पावर 1/3, सो बोलो कितना आएगा r0 तो होता है ये, a बोलो कितना, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, बोलो कितना आएगा 2 की पावर 3 की पावर 1/3,
याद है थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स ऐसा? पावर से पावर कट जाएगी, 2 आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर। तो मुझे सब बच्चे बताओ बेरिलियम के न्यूक्लियस का रेडियस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से कितना बड़ा है? बोलो दुगना है। कितना बोलो? मतलब हीलियम का दुगना भी नहीं होता होगा, दुगने से थोड़ा कम ही होता होगा। कहीं तुम सोचो कि एटॉमिक नंबर दुगना हुआ तो रेडियस भी दुगना हो गया, नहीं नहीं। देख रहे हो बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर वाला है, तब जाके उसका रेडियस बोलो कितना हुआ? हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से कंपैरेटिवली दुगना हुआ। इसको तुम लोग चाहो तो बोलो क्या लिख सकते हो? बोलो 2.4 फर्मीज। तो भैया ध्यान रख लीजिए बेरिलियम के जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस बोलो कितना है? 2.4 फर्मीज। और हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो कितना है? बोलो 1.2 फर्मीज। अब आप लोग कहोगे सर कभी ऐसा नंबर आ गया जिसका क्यूब रूट नहीं हुआ? तो पहली बात मैंने तो देखा नहीं कभी एग्जाम के अंदर उन्होंने ऐसा नंबर दिया जिसका क्यूब रूट ना निकल रहा हो। समझ रहे हैं बात को? वो ऐसे ही देता है। पता है कैसे नंबर देता है? ऐसे वाले एटम देगा जिनका मास नंबर 8 होगा, जिनका मास नंबर 27 होगा। अब बताओ 27 पे क्या होगा? 3 का क्यूब। जिनका मास नंबर 64 होगा, 4 का क्यूब। जिनका मास नंबर 125 होगा, जानबूझ के वो ऐसे देगा जो इजीली कैलकुलेबल हो। नहीं आई ना बात समझ में? नहीं आई बात समझ में। सो व्हाट डज क्लास प्लीज यार, व्हाट डज दिस फॉर्मूला डिटरमाइंस? ये फॉर्मूला क्या बताता है? सचिन बता भाई क्या बताएगा ये वाला फॉर्मूला? किस काम में हमारे मतलब क्या? किसी भी एटम के न्यूक्लियस का बोलो क्या बताएगा? रेडियस। सब बच्चे भाई किसी भी एटम के न्यूक्लियस का बोलो क्या बताएगा? रेडियस। कैसे निकालोगे सर? कहोगे आर बराबर कितना होता है? आर नॉट ए की पावर क्या? आर नॉट सर एक कांस्टेंट वैल्यू है, आर नॉट एक, और ए जो है उसका मास नंबर है। जितना बड़ा मास नंबर उतना बड़ा रेडियस। दिख रहा है आप लोगों को? हायर द मास नंबर हायर विल बी द रेडियस। मतलब हायर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस हायर विल बी इट्स रेडियस। कार्तिक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन ये आया कैसे? अगर वो देखना है तो एक बार फटाफट से दोबारा देख लीजिए। किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होगी? उसका मास अपॉन में क्या बोलो? वॉल्यूम। किसी भी न्यूक्लियस का मास कितना होगा सर? वो डिपेंड करता है उसके पास कितने पार्टिकल्स है और एक पार्टिकल का मास कितना है। तो मैंने कहा एक पार्टिकल के मास को अगर बच्चों में m बोल दूं तो टोटल पार्टिकल्स a हैं, तो बोलो कितना आ जाएगा? बोलो m इंटू ए। वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। बस जिसने पहला स्टेप लिखना सीख लिया उसको तो भाई हो गया भैया वाला काम, क्योंकि पहला स्टेप ही इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी क्या बोलो? टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस अपॉन में टोटल वॉल्यूम। टोटल मास आएगा m इंटू ए, वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब इधर क्या? बाकी सारा सामान इधर आया। आर हो गया पावर 1/3, ए की पावर 1/3 अलग कर दिया, बाकी सब कुछ अलग कर दिया, सारे कॉन्स्टेंट्स को पुट करा, ये वाला वैल्यू आ गया, इसको बोल दिया आर नॉट। तो आर बराबर आर नॉट, ए की पावर कितना? 1/3। बच्चों अब आना चाहिए समझ में। नहीं आया समझ में? पक्की बात है। एक क्वेश्चन ट्राई करोगे? करना कैलकुलेट, कैलकुलेट द बहुत अच्छे। निकाल लो कॉपी, पटवारी की तरह बैठ जाते हैं। निकाल कॉपी, निकाल। सबका आ गया? तो बोलो एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस का रेडियस कितना आएगा? ओए बोलो। मैंने बोला ना वो नंबर ऐसे ही देगा। पावर्स कट जाएंगी, अच्छा आपने एक चीज पे गौर फरमाया भाई क्लास प्लीज। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का रेडियस जो था वो 1.2 फर्मीज का था और एल्यूमिनियम तक 27 पार्टिकल जा चुके थे। क्या कर रहे हो? तो देखो ना एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस में कितने पार्टिकल्स थे? बोलो 27। फिर भी उसका रेडियस 27 गुना नहीं मिला। उसका रेडियस कितने गुना मिला? बोलो 3 गुना मिला। इसीलिए क्यूब रूट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बोलो इसलिए 3 गुना होता है। मतलब एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस का रेडियस हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली मात्र 3 गुना होता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं आई बात समझ में? एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ आप लोगों के, क्वेश्चन देख लीजिए क्या था। व्हाट इज द रेशियो ऑफ
बोलो। हाँ भाई बोलो। 4/3 सबका 4/3 है। खुशी तनीषा बहुत बातें कर रहे हो, पेपर में नहीं आएंगी बातें, यही आएगा। रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द कॉपर टू द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एल्यूमिनियम। कॉपर के और एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस की जो रेडियस की जो रेशियो है वो पूछ रहा है। तो बोलो क्या बोलोगे? रेडियस रेशियो ऑफ कॉपर टू द रेडियस रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम। दोनों के न्यूक्लियस का रेडियस नाप रहा हूँ, इसमें बार बार कह रहा हूँ, ये एटम्स के न्यूक्लियस एटम्स के रेडियस नहीं नाप रहा हूँ मैं। एटम के लिए तो हम लोग कर चुके हैं कैलकुलेशन ना, पिछले चैप्टर में एटम के बारे में बात थी, इस बार न्यूक्लियस के बारे में बात है। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। अब आप लोग मुझे बताइए जरा कि कॉपर के लिए बोलो क्या आएगा? R0, उसका A बोलो कितना आएगा? 64 की पावर 1/3। इसके लिए भी R0 सेम आएगा, 27 की पावर 1/3। सिंपल मैथमेटिक्स आनी चाहिए आप लोगों को। इसके लिए R0 से R0 कट जाएगा, 64 को 4 की पावर 3 की पावर 1/3 बोलूँगा, और इसको 3 की पावर 3 की पावर 1/3 बोलूँगा। सो ये कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 4/3। क्या हुआ? मुश्किल लग रहा है? बिल्कुल नकली है। पक्का? एक बार तसल्ली से सोच लो, देख लो कि क्या कराया है, फिर आगे कराऊंगा। ओ भाई देख लो इसको, बातें कम करा करो। अर्चित एक क्वेश्चन करने के लिए रजिस्टर निकाला था, वापस रजिस्टर बैग में रख लिया। देखो एक क्वेश्चन करने के लिए रजिस्टर निकाला, बंदे ने क्वेश्चन करा, फिर दोबारा बैग में वापस पैक कर ले, चैनल में। बहुत बुरा हाल है भाई। बोलो रितिका मैडम, बैग ही नहीं उतरा है। हे भगवान, कलयुग आ गया बिल्कुल एक्सट्रीम उस पे। बच्चे बैग ही नहीं उतार रहे हैं, बताओ अपना। निखिल उसके कंधे से हटा, उसके कंधे पे हाथ रखे रखता है पूरे टाइम। एक बार देख लो जो भी करा है, नजर डाल लो। क्लास सभी बच्चे बोर्ड पर देखें, जो कराया है उसको ध्यान से समझें। ये तो नहीं पड़ेगा, इसको तो बदमाश बनना है आगे जाके। कितने बच्चे पिकनिक जा रहे हो तुम लोग क्लास से? कौन कौन जा रहे हैं पिकनिक? ठीक है ठीक है। सो ग्रुप में सारी बातें भेज दी गई हैं, फिर भी किसी को समझ ना आए तो हिंदी अनुवाद में कर देता हूँ, ठीक है। सुबह 7:45 पे आप लोगों को सेंटर पे पहुंच जाना है शार्पली, लेट मत करना। 7:45 एट JMS। कोई ये मत कहना कि सर मुझे कंजावला से बिठा लेना, वहीं से तो जाएगी बस, मैं तो रास्ते में ही हूँ। सबको सेंटर पे आना है, बस कहीं नहीं रुकेगी बीच में। निष्का ओए लड़कों, दूसरा सभी बच्चे अपने साथ एक कॉस्ट्यूम लेके आएंगे जरूर, ठीक है। वहाँ पर थोड़ी बहुत वाटर एक्टिविटीज़ हैं कुछ, तो वहाँ पर कॉस्ट्यूम मेरे को जितना आइडिया नहीं मिलती है, तो आप लोग यहाँ से लेके जाएं। कहीं वहाँ पर फिर जैसे कपड़ों में गए उसी में नहा लेते बच्चे कि भैया कोई नहीं सूख जाऊँगा, वो वाला काम मत करना, ठीक है। तीसरी चीज़, अपने साथ अपना कोई फ़ोन कैमरा कुछ भी ला रहे हो, सो भाई अपनी खुद जिम्मेदारी रखना, कहीं कोई तुम्हारा गायब कर दे और बाद में तुम बोलो कि JMS वालों ने चुरा लिया, ठीक है। तो वो देख लेना भाई। बस यही इंस्ट्रक्शंस थी। शाम को बता देना घर पे कि आने की टाइमिंग जो है लगभग
6:30 to 7:30 के बीच में जेएमएस पे वापस बस आ जाएगी, ठीक है? तो अपने घर वालों को टाइम बता देना। सूचना मिल गई है? बाकी परसों मिलेंगे सुबह, तब बात करेंगे। अब सुनो, कल क्लास है, टाइमिंग थोड़ी देर में ग्रुप पे डालूंगा डिस्कस करके। चलो अगली चीज लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। ओए चलो, ए हर्षित क्वेश्चन देखो। चलिए इस क्वेश्चन का मुझे मतलब बता दो, बस इस क्वेश्चन का मतलब मुझे बता दो। वो ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि आप मुझे एक बात साबित करके दिखाएं कि कोई भी एटम हो, चाहे बड़ा एटम हो चाहे छोटा एटम हो, चाहे यूरेनियम हो 238 पार्टिकल्स वाला, चाहे हाइड्रोजन हो 1 पार्टिकल वाला, कह रहा है डेंसिटी सबकी सेम है। मतलब कि न्यूक्लियस जिस पार्टिकल से बना है उसकी डेंसिटी सबकी सेम है, चाहे पार्टिकल कम हो चाहे ज्यादा हो चाहे बहुत ज्यादा हो, लेकिन न्यूक्लियस सेम है। वही बात है, पानी चाहे एक ग्लास में हो चाहे एक बाल्टी में हो चाहे टब में हो, उसका डेंसिटी सेम है, ये बात साबित करनी है। अब ये आता है एग्जाम में 2 नंबर का। अब इसको थ्योरेटिकली नहीं, इसको मैथमेटिकली साबित करके दिखाना पड़ता है। कैसे? जो तुमने प्रूव करा उसी का इस्तेमाल होने वाला है, बिल्कुल उल्टा चलेंगे यहाँ पर। बहुत बढ़िया, डेंसिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। सो आप लोगों ने अभी भी एक फॉर्मूला पढ़ा था, बोलो क्या? न्यूक्लियस की डेंसिटी किसके बराबर होती है? सही है भाई, किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी उसके मास अपॉन में उसके वॉल्यूम के बराबर होती है। अब जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है उसको मैं अगर रो लिख दूं तो मेरे को साबित करना है कि ये ना ए पे डिपेंड ही नहीं करती। ए पे, ए मतलब क्या बोलो? मास नंबर, मतलब कितने पार्टिकल्स हैं इस बात पर डिपेंड ही नहीं करती। पढ़ के देखो, शो दैट द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर ऑफ द एटम। डेंसिटी को ए से कोई मतलब, ए मतलब कैपिटल ए मतलब मास नंबर से कोई मतलब नहीं है, उस पर डिपेंड ही नहीं करती, फॉर्मूला डिपेंड नहीं करता। लेकिन क्या रेडियस डिपेंड करता है? रेडियस डिपेंड करता है, रेडियस डिपेंड करता है ए पे, लेकिन डेंसिटी डिपेंड। तो यहाँ पर उसी चीज को समझाने के लिए मैंने कहा मास ऑफ न्यूक्लियस। बताइए किसी न्यूक्लियस का मास कितना होगा सब बच्चे? सर m इंटू में बोलो क्या? a। जरा मुझे बताओगे m क्या है? m है मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, और कितने न्यूक्लियंस है? अगर a न्यूक्लियंस है तो टोटल हो जाएगा बच्चों m इंटू a। उसके बाद मुझे बताओ जरा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना है? बोलो 4/3 पाई r क्यूब। इज दिस फाइन? अब मुझे तुम सब बच्चे बताओ जरा कि तुम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ? ये 3 तो चला जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा नीचे, 4 तो नीचे, ये पाई। r की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ जरा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि r किसके बराबर होता है? r0 a की पावर 1/3। तो तुम सब बच्चे बताओ r की जगह पे क्या आएगा? r0 a की पावर 1/3, दोबारा से r0 a की पावर 1/3 का होल क्यूब आ जाएगा। सब बच्चे बताओ इससे क्या बनेगा? 3ma अपॉन में 4 पाई r0 का क्यूब, और a क्या आएगा? बोलो a। मुझे बताओ a से a। और आप जरा देखिए डेंसिटी जिन भी पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है, जिन भी पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है, देखो तो सही ध्यान से, तो पता लगेगा m भी कांस्टेंट है, r0 भी कांस्टेंट है। बोला है कि नहीं? r0 की तो वैल्यू 1.2 10 की पावर -15 है, m की वैल्यू 1.67 10 की पावर -27 kg है। सारी वैल्यूज को पुट करेंगे आपका डेंसिटी आ जाएगा। मतलब डेंसिटी यहां से साबित होती है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट शोज density is independent of, density of nucleus is
हालांकि इतना लिखना नहीं है, बस ये ऊपर वाली लाइन भी काफ़ी है, लेकिन पूरा एक बार पढ़ लीजिए, ये दोनों लाइनें पढ़ लीजिए, पढ़ो। बताओ पढ़ के। अरे भाई देखो क्लास, इस फॉर्मूले से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो डेंसिटी होती है वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती। ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा, इट शोज दैट द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। दैट मींस इट मींस डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज अ कांस्टेंट वैल्यू विच इज इतनी। बड़ा पढ़ाई थी अभी। अगर तुम इस m की वैल्यू, r0 की वैल्यू, पाई 3 4 सबकी वैल्यूज पुट कर दोगे, सो ऑन कैलकुलेशन इट विल गिव्स यू अ रिजल्ट ऑफ 2.3 इंटू 10 टू द पावर कितना बोलो 17, और जो कि कांस्टेंट वैल्यू है बच्चों, फिक्स है, कोई बड़ा आइटम है छोटा आइटम है, डेंसिटी तो ये रहेगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं आएगी तंजलि बात समझ? आसान है, मुश्किल कहाँ है बताओ ये चीज़। तो मुझे तुम ये दोनों टॉपिक्स बताओ जरा फटाफट से, एक डेंसिटी वाला और एक रेडियस वाला, दोनों बातें समझ में आएगी नहीं आएगी? जो मैंने तुम्हें दो टॉपिक्स करवाए, कौन कौन से बोलो? एक बोलो क्या? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम, चलो देख के बताओ। ए बस भाई देख के बताओ पहले, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही? कोई डाउट है इसके अंदर? अभी तक में किसी भी तरह का डाउट, कोई क्वेश्चन कोई लग रहा हो आप लोगों को पूछना है? आसान लग रहा है चैप्टर? अब इसके अंदर दो चीजें बची हैं, एक मास डिफेक्ट बचा है, मास डिफेक्ट, और एक बचा है बाइंडिंग एनर्जी। जैसे ये साथ साथ है ना, वैसे ये भी साथ साथ है। बोलो तो मैं मास डिफेक्ट करवा देता हूं, समझा दूं? समझ लो, अभी तो टाइम बहुत सारा है बच्चों। भाई तुम लोग ऐसे करोगे ना, मैं 8 बजे तक नहीं छोड़ूंगा, ध्यान रखना। ऐसे करोगे 8 बजे तक नहीं छोड़ूंगा। पहले तुम मुझे ये बताओ, अरे सुनो, ये चैप्टर में कुल मिला के 4 टॉपिक्स है। जैसे ये दोनों टॉपिक इंटर रिलेटेड है ना, ये दोनों भी बिल्कुल इंटर रिलेटेड है। एक क्लास इसमें लगी, एक क्लास और लगनी है हमारी बस ये वाले की। उसके बाद ट्यूसडे को चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो कोई नहीं, आज इतने पे करके छोड़ूंगा। समझ में आ गया? पहले बताओ, जाओ।